हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो यार आज डे 2 लेकर आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, जैसा हमारा 40 दिन का सीरीज चल रहा है, इसमें सीबीएसई 2024 के एग्जाम्स जो होने वाले हैं आपके 27 फेब को, उसके रिगार्डिंग उसको देखते हुए 40 डेज का क्रैश कोर्स टाइप आपके लिए जो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप पसंद कर पा रहे हो इसको और देख पा रहे हो बेटा। ठीक है। जितने भी चीज़ें करा रहा हूँ उनको रिवाइज़ करके चलो। जो फर्स्ट लेक्चर था अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा लेट मतलब बहुत ज़्यादा टाइमिंग का बन चुका था, ठीक है? क्योंकि कुछ थ्योरी थी ऐसी जिसको कंसीडर करना था उसमें, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि सारे एनसीईआरटी को हम कवर अप करने वाले हैं ना, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? थंबनेल में तुमने देख लिया होगा, सॉल्विटी और हेनरी लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो भाई इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर और यहाँ से बोर्ड में हेनरी लॉ के बेसिस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। जो बच्चे एंट्रेंस में हैं उनके लिए भी ठीक है, थ्योरी काम आ जाएगा, लेकिन उनकी एक सीरीज अलग से बना दूँ मैं नीट और जेईई के लिए, वहाँ पर भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। लेकिन क्या है ना, जो एंट्रेंस में होते हैं बच्चे ऑलरेडी 11th-12th पढ़ के आते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि भाई पूरी की पूरी थ्योरी वापस से पढ़ो, अगर अच्छे से तुम्हें आता हो तो। यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन पे कमांड करो। तो एंट्रेंस के बच्चे हैं, क्वेश्चंस पे कमांड ज़्यादा करो उस पे, ठीक है? बार-बार थ्योरी रटने की बजाय बार-बार क्वेश्चंस करो और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखो। क्योंकि पीवाईक्यूज़ और बाकी जो पैटर्न है क्वेश्चंस का उसी बेसिस पे बनता है। तो थ्योरी रट के बार-बार क्या करोगे? इससे अच्छा है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनाओ, फॉर्मूले को याद करो और जितना हो सके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है? ये जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी तुम्हारे पास जो है ना डेवलप होगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो डे 2 में स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 है नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और जो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन चल रहा है। डे 2 में हम लोग जो बात करने वाले हैं सॉल्विटी और हेनरी लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो क्या है सॉल्विटी बताओ? अब तक पढ़ चुके हो सॉल्विटी क्या है? भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे थे, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना आप मिक्स कर रहे हो, कितना आप डिसॉल्व कर रहे हो, उसको आप क्या कहते हो? सॉल्विटी कहते हो, ठीक है? तो ये आपने ले लिया सपोज दैट भाई ये क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। इसमें आप कुछ भी मिला रहे हो, जो मिलाओगे वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या बताया था? जो लेस क्वांटिटी में होगा, तो आप सॉल्यूट बोलोगे और जो मोर क्वांटिटी में होगा, उसको आप सॉल्वेंट बोलो। ठीक है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके तुम बनाने वाले हो यहाँ पर सॉल्यूशन। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ठीक है? तो सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट लेना पड़ेगा और सॉल्यूट का भी एक पर्टिकुलर अमाउंट लेना पड़ेगा कि उसके अंदर हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखो किसी भी तरह का सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट फिक्स ही होगा, है ना? क्योंकि डिसाइडेड है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर किस तरीके से बना रहे हो और जो सॉल्यूशन था वो सैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड था, ठीक है? और सुपर सैचुरेटेड था। तो जो तुम सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला करके, उसके बिहाफ़ पे किस तरह का सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड। तो इनमें ये मैटर कर रहा है कि किस तरह का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा सॉल्युबिलिटी का डेफिनिशन। सॉल्युबिलिटी मतलब इन द सेंस कि कुछ भी नहीं बोल सकते भाई कि अनसैचुरेटेड भी बन गया तो तुम उसको सॉल्युबिलिटी बोल दोगे, सुपर सैचुरेटेड भी बन जाएगा तो उसको सॉल्युबिलिटी बोलोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि सॉल्युबिलिटी एक फॉर्मल टर्म है और उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग पर्टिकुलर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है इसकी। और वो डेफिनेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना तुम डिसॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तुम कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो और सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्विटी बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन बनता है, वो कौन-सा सॉल्यूशन बनता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्विटी को हम डिफाइन नहीं कर पाएँगे। सॉल्विटी का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्विटी। बट ध्यान क्या रखना है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इसके साथ क्या ध्यान रखना है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सॉल्बिलिटी को डिसाइड करेगा, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर,
वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ही होना चाहिए, ना तो प्रेशर आप बढ़ा रहे हो ना तो प्रेशर घटा रहे हो। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनेगा सॉल्बिलिटी का? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, maximum amount of solute that can be dissolved in particular amount of solvent, particular amount of solvent to form saturated solution at saturated solution at given temperature and pressure। भाई ये बनता है डेफिनेशन प्रॉपर। तो बोर्ड में लिख के आने वाले हो, इस डेफिनेशन को लिख के आओगे। अगर मान लो आ जाता है डिफाइन सॉल्बिलिटी टर्म, तो क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का एक मैक्सिमम अमाउंट ले लो, जितना तुम डिसॉल्व कर सकते हो। सॉल्वेंट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और बना क्या रहे हो? इनको डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो। और कंडीशन क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, एट गिवन कंडीशन पे होना चाहिए कि सिलेक्टेड कर लिए कितना टेम्परेचर इतना प्रेशर है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? सॉल्बिलिटी कहते हैं, ठीक है। समझ आया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहे हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो, उसको क्या कहते हो? सॉल्बिलिटी कहते हो। अब जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे सॉल्बिलिटी के बेसिस पे, तो भाई कई सारे कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हो। सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स कर सकते हो, लिक्विड टू लिक्विड मिक्स कर सकते हो और गैसेस को लिक्विड में मिक्स करते हो। यानी कि जो सॉल्बिलिटी है हमारा यहाँ पर, वो बहुत तरह से है। अब सॉलिड को सॉलिड में मिला सकते हो, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हो, ठीक है। लिक्विड को लिक्विड में मिला सकते हो और क्या कंपोनेंट हमारे पास? गैसेस को लिक्विड में मिला सकते हो। और इसी बेसिस पे तरह तरह के लॉज हमारे पास आ जाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे कि जब हम बात करेंगे सॉलिड को सॉलिड में जब डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका कुछ खास एग्जांपल नहीं है। जैसे जनरल सा एग्जांपल ले लो, सॉल्ट को तो मिला दो शुगर में, ठीक है। तो ये बस बेसिक सा है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बात हम लोग जिसकी करने वाले हैं ओवरऑल ये है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सॉल्यूशन रख रखा है नाम, बट एक्चुअल में इस चैप्टर का अगर नाम रखा जाए तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है इसका नाम, ठीक है। सॉल्विटी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन भी बोला जाता है इस चैप्टर को। तो ओवरऑल हम लोग लिक्विड की ही बात करेंगे इस चैप्टर में, लिक्विड की बात करेंगे। अब किसी सॉलिड को तुम लिक्विड में मिला रहे हो, तो सॉलिड को लिक्विड में जब मिलाओगे तो उसके भी अलग अलग फैक्टर्स होंगे कि किस किस तरह का आप सॉलिड ले रहे हो और किस किस तरह का लिक्विड ले रहे हो, और अच्छे से डिजोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कौन कौन सा डिजोल्व होने के एबल है, कौन कौन सा डिजोल्व होने के एबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर जो सॉलिबिलिटी है उस सॉलिबिलिटी के फैक्टर्स को भी देखने वाले हैं कि कौन डिजोल्व हो रहा है और कौन डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अब लिक्विड को लिक्विड से मिला रहे हैं, तो लिक्विड को लिक्विड से मिलाने के लिए जो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आए, का नाम क्या था? रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ। तो यहाँ पर जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? रॉल्स लॉ आ जाएगा, उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। गैसेस को जो लिक्विड में मिलाने के लिए कॉन्सेप्ट समझाया गया था, उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ। एक पर्टिकुलर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, किस अमाउंट में डिसॉल्व होगा, कितना डिसॉल्व होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझाया किसने? हेनरी लॉ। तो इन सभी के बेसिस पे कुछ लॉज आ जाएगा, इसके इक्वेशंस आएंगे, ग्राफ आएगा, उन सबको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉलिड को मिक्स किस में कर रहे हैं? लिक्विड में कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो, अगर हम सॉलिड को इसमें मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा और दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनेगा। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो हम डिफाइन करेंगे सॉल्बिलिटी को। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनता है तो जस्ट सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो सॉलिड को मिला रहे हैं किसमें? लिक्विड में मिला रहे हैं। तो कौन कौन सा फैक्टर है कि इनकी सॉल्बिलिटी को बढ़ा सकता है? अगर मान लो सॉलिड है
कुछ तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड में, कुछ सॉलिड ऐसे होंगे, कुछ सॉलिड ऐसे भी होंगे जो बहुत टाइम लगाएगा डिसॉल्व होने में। तो कौन-कौन सा फैक्टर है, इस फैक्टर के रिगार्डिंग सॉल्यूट जो है यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में फास्ट डिसॉल्व हो रहा है या स्लो डिसॉल्व हो रहा है, उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? एक सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो कौन-कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है कि उसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ा सकता है या उसकी सॉलिबिलिटी को कम कर सकता है? देखो, जैसे कि फैक्टर्स, फैक्टर में पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर तुम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स कर रहे हो तो उसका नेचर क्या है? ठीक है? नेचर ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, किस तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं। अब नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या आ जाता है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब इसको समझने के लिए क्या पढ़ते हैं? पोलैरिटी। ठीक है? तुमने पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम कंपोनेंट ही सेम कंपोनेंट के साथ डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है? अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है और दूसरे कंपोनेंट जिसमें मिला रहे हो, अगर दोनों का नेचर मैच कर रहा है, दोनों का नेचर सेम है, ठीक है? तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। लेकिन अगर कोई लाइक कंपोनेंट है और अनलाइक कंपोनेंट से डिसॉल्व करे तो डिसॉल्व नहीं होगा। इसको समझने के लिए आप क्या पढ़ते हो? पोलैरिटी। पोलैरिटी को समझाने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से ये डिसाइड होता है कि कौन सा सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है और कौन सा डिसॉल्व सब्सटेंस नहीं हो सकता। डाइपोल मोमेंट का साइन जो है वो म्यू का साइन होता है और म्यू यहाँ से डिसाइड होता है दो तरीके से। म्यू हो सकता है 0 के बराबर हो और म्यू हो सकता है 0 के बराबर नहीं हो। अगर म्यू 0 के बराबर है तो सब्सटेंस कहलाएगा नॉन पोलर, ठीक है? और अगर म्यू के बराबर नहीं है तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? पोलर। समझ में आई बात? डाइपोल मोमेंट अगर 0 के वैल्यू में आ जाता है तो उसको हम उस तरह के कंपाउंड्स को नॉन पोलर बोलेंगे और अगर कंपाउंड म्यू नॉट इक्वल के 0 के बराबर नहीं आता है तो ऐसे कंपाउंड को हम पोलर बोलेंगे। और एक पर्टिकुलर सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं अगर लिक्विड में तो उनका नेचर सेम होना चाहिए, यानी कि पोलैरिटी मैच होनी चाहिए। यानी अगर कोई सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो, ये सॉलिड और लिक्विड, तो पोलर और पोलर होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा और अगर पोलर और नॉन पोलर हुआ तो डिसॉल्व नहीं होगा। अब इस पोलर और नॉन पोलर को समझने के लिए हमें डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक तरह का फोर्स। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक तरह का फोर्स है, ठीक है? जिसकी डायरेक्शन होती है इस तरह से, सिंबल होता है, ठीक है? ये क्या है? टेल और ये क्या है? हेड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करोगे? मैं बता रहा हूँ, एक तरह का फोर्स है। अगर फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट लग रहा हो, ठीक है? तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स क्या आएगा? एफ नेट क्या आएगा? 0। यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या आने वाला है? 0। और अगर मान लो एक तरफ से फोर्स लग रहा है और एक दूसरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है, सपोज दैट, मान लो एक तरफ से फोर्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ से फोर्स नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि एफ नेट कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, 0 के बराबर नहीं आएगा। तो किसी भी कंपोनेंट को पता करने के लिए आप पोलर है कि नॉन पोलर है उसको पता करने के लिए आपको क्या समझ आना चाहिए? डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए। होपफुली पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है? ऑफ टेम्परेचर आ गया, अभी इसको रुकते, डाइपोल मोमेंट समझते साइड में। यस, तो देखो डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो ये होता है और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन से आप पता लगाते हो कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होता है इसका, ठीक है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है इसका, और कोई एटम ले रहे हो तो एटम से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है? अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, NaCl को मैं मिक्स कर रहा हूं वाटर के साथ, HOH, ठीक है? लोन पेयर। NaCl को किसके साथ मिक्स कर रहा हूँ? वाटर के साथ। हमें ये देखना है कि डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है डिसॉल्व होता है, तुम्हें भी पता है। तो अगर डिसॉल्व हो रहा है तो उनका जो नेचर है ना वो मैच होना चाहिए। नेचर को देखने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये क्या तुम्हें इधर की तरफ कोई फोर्स दिख रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ फोर्स है। और अगर एक ही तरफ फोर्स है तो म्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगा और 0 का बराबर जब नहीं होता है तो कंपाउंड क्या होता है? पोलर। यानी कि NaCl जो है ऊपर
मैक्सिमम होंगे वो सारे के सारे होंगे होगा। आई बात समझ में? अब यही वाटर की देखो, वाटर का डायरेक्शन, डायपोलर का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेकर लोन पेयर की तरफ। तो ये एटम है और ये भी एटम है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? ये हाइड्रोजन ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन क्या होगा? ये। और एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर, ऑक्सीजन एटम है, इधर की तरफ लोन पेयर जा रहा है, ऑक्सीजन एटम है, इधर की तरफ लोन पेयर जा रहा है। ओवरऑल एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा? बीच में। भाई एक बंदा इधर से मुझे खींच रहा है, एक बंदा इधर से, मैं कहाँ जाऊंगा? आगे की तरफ चला जाऊंगा, है ना? पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में ये चीज। तो यहाँ पर भी नेट फोर्स जो है एक तरफ लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी कि एफ नेट यहाँ पर भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यानी म्यू नॉट यहाँ पर भी 0 के बराबर नहीं है। और कंपाउंड फिर क्या हो गया? पोलर हो गया। तो पोलर बच्चा पोलर के साथ डिसॉल्व होता है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर एक नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर में मिक्स करते हो तो डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ऑफ टेम्परेचर भी बताना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ बता देता हूँ। अगर आप बेंजीन को, अगर आप बेंजीन को वाटर में मिला रहे हो, ठीक है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये कंपाउंड नॉन पोलर है और ये क्या है? पोलर है। नॉन पोलर से पहचान, कंपाउंड क्या होगा? कोवलेंट होगा। तो मैक्सिमम कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे। वहीं अगर बेंजीन को, ये बेंजीन ले लिया मैंने, ठीक है, बेंजीन को अगर मैं नेफ्थलीन में मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कंपाउंड कैसे हो गए? सेम नेचर के हो गए। ये भी नॉन पोलर हो गया और ये भी नॉन पोलर हो गया। ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल्स है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि आप किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने के लिए क्या देखते हो? पोलैरिटी देखते हो, यानी कि उसका नेचर देखते हो सब्सटेंस का, कि वो किस तरह से डिसॉल्व हो रहा है ना? लाइक डिसॉल्व लाइक, इस बात का ध्यान। एनसीईआरटी बस इतना कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, बाकी बातें आपको हमने बता दी है। समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? एक एग्जांपल लो, ठीक है, प्रैक्टिकली एक पर्टिकुलर एक गिलास पानी लो, ठीक है, एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। सपोज दैट एक गिलास पानी लो तुम, ठीक है, और यहाँ पर भी पानी लो, इसमें भी शुगर मिलाओ और इसमें भी शुगर मिलाओ। एक तरफ टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो और एक तरफ टेम्परेचर प्रोवाइड मत करो। एक तरफ आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, दूसरी तरफ टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया। खुद सोचो, इधर की तरफ टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, वहां पर शुगर का डिसोल्यूशन जल्दी हो जाएगा और फास्ट डिसॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हो। ये जो शुगर के मॉलिक्यूल है ना, वो सब के सब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाएंगे और डिफ्यूज होकर के इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा और सॉल्विटी की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर अगर किसी भी सॉलिड को अगर आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हो और वो रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब आप रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर क्या कर रहे हो? टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हो। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्विटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा बढ़ेगा, ध्यान रखना। इफ रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड लिक्विड रेज, ठीक है, या इंक्रीजेस। समझ आया? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कंडीशन है कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें, एक्सोथर्मिक में क्या है? एक्सोथर्मिक में क्या है? केस नहीं है, यहाँ करा देते हैं। अगर कंडीशन एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है ये बताओ? डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ऑलरेडी क्या यहाँ पे हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है।
ठीक है, ऑलरेडी क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट लॉस हो रहा है। अब भाई कोई रिएक्शन होने के लिए अगर टेम्परेचर ऑलरेडी लॉस हो रहा हो तो उसमें सॉल्विटी का क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। यानी कि एक्सोथर्मिक, देखो पॉइंट को समझो कि किसी रिएक्शन को होने के लिए, और रिएक्शन यहाँ पे क्या चल रहा है, सॉलिड को मिक्स कर रहे हो किसमें, लिक्विड में, सॉलिड को मिक्स कर रहे हो लिक्विड में, और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी कराने के लिए एक्सोथर्मिक कंडीशन में टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है, टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है, यानी कि जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्या ध्यान रखना है, ऑन इंक्रीजेस टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजेस, सॉरी ऑन डिक्रीजेस टेम्परेचर, इंक्रीज करोगे तो फिर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ऑन डिक्रीजेस टेम्परेचर solubility of solid in liquid increases, है ना। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर का लॉस कर रहा है, तो टेम्परेचर अगर कम हो रहा है यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई टेम्परेचर का दो कंडीशन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, और एक्सोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। एंडो में टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसमें टेम्परेचर जितना कम करोगे सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ेगी। तो ये दो कंडीशन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हालांकि नेचर ऑफ सब्सटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी ध्यान रखोगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब ये बताओ मुझे, सॉलिड और लिक्विड क्या कंप्रेसिबल नेचर होता है, इनकम्प्रेसिबल नेचर होता है। भाई आप कभी भी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल नेचर होता है, यानी कि अगर आप प्रेस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर ऐसे कैसे, जब हम एक पर्टिकुलर, जैसे जब हम स्विमिंग करते हैं तो एक टॉप पे एक बंदा है, ठीक है, और यहाँ से छलांग मार रहा है, यहाँ से कूद गया, ठीक है, यहाँ से कूद गया और कह रहा है सर मैं तो पानी के अंदर चला गया। आप कह रहे हो कि लिक्विड जो होता है कंप्रेस नहीं होता, ये तो हो रहा है कंप्रेस। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब ये बंदा या जो भी है एक्स वाई जेड, ठीक है, जब ये जंप करेगा इसमें, तो जितना इसका स्पेस होगा, ठीक है, जितना इसका स्पेस होगा वो स्पेस लिक्विड ऑक्यूपाई कर लेगा, और पानी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर वापस से क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है ना, जहां पे भी आप जंप कर रहे हो वॉल्यूम ज्यादा है, वापस से वो क्या है, रीगेन हो जाएगा। जैसे पानी जहां पे आपने कूदा जंप किया, उस स्पेस को आपने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, और फिर जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो पानी वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया, वाटर, है ना। तो भाई कंप्रेस नहीं कर रहे हो आप उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हो। एक बात बताओ, एग्जांपल दूसरा लेता हूं, अगर कंप्रेस कर पा रहे हो तो होली के टाइम पे पिचकारी, चलो इंजेक्शन की बात करते हैं, इन पिस्टन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ तक लिक्विड भर रखा है, यहाँ तक लिक्विड भर रखा है, और यहाँ पर पिस्टन का साइन है, ये देखो, ये पिस्टन का साइन है, और यहाँ तक हमने लिक्विड भर रखा है। अब तुम यहाँ से जब प्रेस करोगे इसको, और यहाँ से क्या कर दो, क्लोज कर दो, तो क्या ये लिक्विड आगे की तरफ निकलेगा, बोलो, क्या ये लिक्विड आगे की तरफ निकलेगा, एक मिनट, क्या ये लिक्विड आगे की तरफ निकलेगा, नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लोज कर रखा है। तो भाई अगर प्रेस कर सकते थे तो करो ना प्रेस, क्यों नहीं कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है, यानी कि प्रेशर का फर्क लिक्विड पे और सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेचर कैसे है, इनकम्प्रेसिबल नेचर है। तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ solubility solubility of liquid in, sorry, solubility of solid in liquid। तो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर का, किस पे, सॉलिड को अगर तुम मिला रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, लिक्विड में। समझ में आ गई बात, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल नेचर होता है, सिंपल है ना। कई बच्चे सोचते हैं भाई प्रेशर लगाने में बढ़ेगा सॉलिबिलिटी, गलत है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए, काम की बात आ गया भाई, ठीक है, जिसका इंतजार था वो आ चुका है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, है ना। गैस इन लिक्विड, अब हम क्या करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो है ना, यहाँ पर अब हम लोग हेनरी लॉ को पढ़ने वाले हैं। हेनरी लॉ
के अकॉर्डिंग जो गैस है वो लिक्विड में किस तरह से डिसॉल्व होता है, ठीक है? किस एक पर्टिकुलर इंटेंस के साथ डिसॉल्व होता है, क्या-क्या फैक्टर्स हैं, यहाँ पर कौन समझाता है हमें? हेनरी लॉ समझाता है। तो पहले ये समझो कि गैस इन लिक्विड, क्या गैस सच में डिसॉल्व होता है लिक्विड में? और होता है तो किस तरह से होता है और क्यों होता है? पहले ये समझो, गैस डिसॉल्व भी कैसे होगा लिक्विड में, ठीक है? देखो भाई, माना ये हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है? ये लिक्विड ले लिया, ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है और गैसेस के बबल्स ले लेते हैं। ये गैसेस के बबल्स हैं ऊपर, कई सारे गैसेस हो सकते हैं, H2 गैस हो सकता है, N2 गैस हो सकता है, O2 गैस हो सकता है, कोई भी गैस हो। और आपने क्या है ना ऊपर से एक लगा दिया पिस्टन, ऊपर से लगा दिया आपने एक पिस्टन। अब यहाँ से क्या है प्रेस करो, प्रेस करने का मतलब प्रेशर को इंक्रीज़ करो। जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे, जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे, देखो ये हाँ, ये प्रेशर को इंक्रीज़ करके आप यहाँ से यहाँ तक ले आए पिस्टन को, ठीक है? पिस्टन का कलर क्या था? ये। यहाँ से यहाँ तक आप प्रेशर पिस्टन को ले आए, तो ये बताओ ये तो लिक्विड सरफेस था, ठीक है? ये क्या था? लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस। अब लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या थे? क्या था? गैसेस था। अब ये गैसेस क्या हुआ? ये गैसेस क्या हुआ? इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गए। इस लिक्विड के अंदर गैसेस के जो बबल्स थे, वो क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। अब आप खुद सोचो कि इन गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? प्रेशर लगाया। क्या किया? प्रेशर लगाया। यानी कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए बच्चों प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है। और कहीं न कहीं जो हमारा पूरा हेनरी लॉ है, वो प्रेशर और गैस की सॉल्विटी का ही पूरा रिलेशनशिप, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है? गैस इन लिक्विड, तो गैसेस कब डिसॉल्व होंगे? जब हम ऊपर से इसका प्रेशर बढ़ाएँगे। अब प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर प्रेशर जो यहाँ लग रहा था, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। तो नेचुरली प्रेशर लग रहा है सभी गैसेस पे, वो कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सभी पे लगा होगा, H2 पे भी, N2 पे भी और O2 पे भी, और यहाँ पे सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। ऑल गैसेस मॉलिक्यूल, ऑल gases molecules dissolve in liquid, है ना? कब? On increases pressure above the liquid surface। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर था उसको एनहांस करने पर बच्चा सारे के सारे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट है। ज़ाहिर-सी बात है अगर हम तुम भी सोचते तो यही सोचते कि प्रेशर बढ़ाने पे गैसेस क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। और यही बात हेनरी ने भी कहा कि लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है, जो गैसेस हैं, उन गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए आप प्रेशर को बढ़ाते हो। तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, एक पर्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, वो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी प्रेशर बढ़ाने पे गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, ठीक है? इसमें लिक्विड में वो क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज़ेज़ होता है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, H2N2O2 सभी पे सेम प्रेशर लगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये सारे के सारे क्या इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व हुए होंगे? क्या इनमें डिफरेंस होगी सॉल्युबिलिटी में? अगर मैं आपसे पूछूँ बाय द वे कि ठीक है भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सप्लाई किया जा रहा है इन गैसेस पे और ये गैसेस जैसे ही प्रेशर सप्लाई किया सारे गैसेस डिसॉल्व हो गया किसमें? लिक्विड में। तो क्या सभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी सेम होगी? या कोई ऐसा गैस होगा जिसका सॉल्युबिलिटी अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा सॉल्युबल होगा लिक्विड में? ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, अगर मान के चलो एक और एक देखो देखो सपोज़ दैट ये लिक्विड है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ H2 गैस है। यहाँ तुमने प्रेशर लगाया, अब प्रेशर लगाते ही ये सारा का सारा जो H2 गैस है वो डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ H2 गैस है। ठीक है? यहाँ पर मान लो लिक्विड सरफेस है, सिर्फ़ और सिर्फ़ N2 गैस है। प्रेशर को बढ़ाया, सारे के सारे N2 गैस जो है डिसॉल्व हो गए प्रेशर बढ़ाने पे। प्रेशर बढ़ाने पे सारे के सारे N2 डिसॉल्व हो गए। तो यहाँ पर H2 डिसॉल्व है लिक्विड में, यहाँ पर N2 डिसॉल्व है लिक्विड में। अगर एक कंटेनर में मैं 2 अलग-अलग गैसेस ले लूँ, H2 और N2, तो किसकी सॉल्विटी लिक्विड में ज़्यादा होगी? ये हमारा ये बन गया क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा हेनरी से।
किसने पूछा? डॉल्टन्स ने। हेनरी ने क्या कहा कि जितना ज्यादा तुम प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, गैसेस लिक्विड में उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो पहले हेनरी लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते कि हेनरी ने क्या कहा और किस तरीके से अपनी स्टेटमेंट को वो चेंज करता गया। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ बच्चा कहता है, स्टार्टिंग में तो ये कह रहा है, स्टार्टिंग में ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly directly proportional, is directly proportional to the is directly proportional to the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure exerted above surface of liquid। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था। मैं बता दूं, इसको कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। अभी करेक्ट स्टेटमेंट आएगा। तो इसने क्या बोला कि सॉल्बिलिटी जो है वो गैस की लिक्विड में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी कौन सा प्रेशर? जो लिक्विड सरफेस के अबव पे लग रहा है। अब यहाँ पर जो लिक्विड सरफेस है, डॉल्टन्स ने पूछा भाई ठीक है, तुम कह रहे हो यहाँ पर मान लो H2 है, N2 है, O2 है और भी अदर गैसेस है। अब हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं। तुमने कहा जितना ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे ये गैसेस उतना ही ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ठीक है, हेनरी ने कहा हाँ भाई हम यही कह रहे हैं। अब यहाँ पर डॉल्टन्स ने क्या पूछ डाला कि यहाँ तो गैसेस तो अलग अलग है, तो क्या सारे के सारे गैसेस इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएंगे? क्या सबकी सॉल्बिलिटी सेम होगी? अब इस पे सोच में पड़ गए हेनरी लो, अरे यार ये तो बात सही है, यहाँ तो जो प्रेशर लग रहा है वो सब पे लग रहा है और सब पे लगने वाला प्रेशर को बेटा हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर बोलते हैं। तो टोटल प्रेशर तो सब पे लग रहा है, तो सारे के सारे थोड़ी एकदम इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व होंगे। तो इसका जवाब किस तरह से हम लोग, मतलब उसने हेनरी लॉ ने अपनी स्टेटमेंट चेंज करी और किस तरह से समझाया? यूज किया डॉल्टन्स लॉ का, डॉल्टन्स लॉ का, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डॉल्टन्स ने क्या सिखाया कि अगर मान लो बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, और गैसेस क्या होता है? गैसेस क्या होता है? एक्सपेंसिबल एक्सपेंडेबल नेचर होता है। गैसेस अपने किसी भी कंटेनर को अपना घर मानता है, अपना रूम मानता है, जो भी समझ लो अपना साम्राज्य मानता है। वो अपना सब कुछ समझता है और गैसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल होते हैं, ठीक है? फैलते हैं बहुत ज़्यादा। तो हर एक गैस का अपने द्वारा लगाने जाने वाला फ़ोर्स जो है पर यूनिट एरिया पे, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे गैसेस हैं। तो हर गैस जो है ना अपना-अपना फ़ोर्स और अपना-अपना पर यूनिट एरिया पे अपना-अपना फ़ोर्स एक्सर्ट करता है। प्रेशर क्या हो गया? फ़ोर्स पर यूनिट एरिया। अब हर एक गैस जो इधर-उधर भाग रहा है, वो हर एक गैस इधर-उधर टकरा रहा होगा, तो हर एक पर्टिकुलर एज पे, एक पर्टिकुलर सरफेस पे फ़ोर्स लगा रहा होगा और फ़ोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो हर एक गैस मॉलिक्यूल का अपना खुद का प्रेशर होता है और उस इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलते हो आप? पार्शियल प्रेशर बोलते हो, ठीक है? तो अगर इस कंटेनर में 3 तरह के गैसेस हैं, अगर इस कंटेनर में 3 तरह के गैसेस हैं, O2, H2 और N2, तो इन सबका अपना-अपना प्रेशर होगा और टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग सभी प्रेशर को क्या करते हैं? सम करते हैं, ए बी सी, इससे आ जाएगा टोटल प्रेशर। यानी ये कंटेनर में सारे अलग अलग गैसेस लगा रहे हैं प्रेशर, तो टोटल एक अलग बात होगी कि सबके द्वारा लगने वाला प्रेशर, लेकिन किसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये डॉल्टन ने समझाया। समझ में आई बात? तो जब आप गैस की सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हो लिक्विड में, तो आप टोटल प्रेशर वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक गैस की मॉलिक्यूल की बात करी है, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे कितना लग रहा है, वो डिसाइड करेगा कि उसकी सॉल्बिलिटी कितनी होगी। आ रहा समझ? ओवरऑल स्टेटमेंट क्या दिया हेनरी ने? ओवरऑल स्टेटमेंट क्या दिया? फाइनल हेनरीज लॉ ने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, मेंशन कर दिया अ गैस, एक गैस की बात करें, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली proportional, solubility of gas and liquid is directly proportional to the partial pressure, yes, partial pressure, ठीक है, which
exerted which exerted above the लिक्विड सरफेस। आया समझ? ये डेफिनेशन दिया। आई बात समझ में? सॉल्बिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर टू द पार्शियल प्रेशर हाँ विच एक्सर्टेड अबव द लिक्विड सरफेस। अब एक यहाँ पे एक और सवाल आ गया कि पार्शियल प्रेशर जो है गैस का वो सॉल्बिडिटी बढ़ा रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्बिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ऐसा इन्होंने कह दिया। जितना पार्शियल प्रेशर गैस में लगाओ बढ़ाओगे उतना सॉल्बिडिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्बिडिटी तो बढ़ रही है, अब किसका पार्शियल प्रेशर कितना लगेगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो भाई इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, मान लो यहाँ पे लिक्विड सरफेस है, अभी 3 गैसेस कंसीडर किया था H2, N2 और O2। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PH2। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PN2। इसका पार्शियल प्रेशर PO2। अब ये कितना लग रहा है ये डिसाइड करेगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। और क्वांटिटी को समझने के लिए पढ़ने के लिए हम किस टॉपिक को पढ़ते हैं? दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्योंकि देखो सबके कुछ ना कुछ अमाउंट होंगे, सबके मोलिकुलर मास है ना? और सबके अमाउंट में किसी एक का अमाउंट अगर निकालते हो तो उस टॉपिक को क्या बोलते हो? मोल फ्रैक्शन। यानी कि जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी उसका उतना मोल फ्रैक्शन होगा, और जिसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा वो उतना प्रेशर लगाएगा। समझ में आ गई बात? अरे भाई सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, लिक्विड लिक्विड सरफेस है यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे 50 केजी का बंदा है, ठीक है, यहाँ 20 केजी का बंदा है, और यहाँ पे 10 केजी का बंदा है। पानी में अगर कोई सभी के सभी जंप करते हैं तो जल्दी अंदर की तरफ कौन जाएगा? जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका भारी वजन होगा। ठीक है, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। किसके द्वारा प्रेशर ज्यादा लगेगा? 50 केजी वाले के द्वारा। सिंपल है, कई भेजे में बात। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनता है फाइनली? तीसरी बार में हेनरी ने क्या कहा कि जो सॉल्विटी है एक गैस की लिक्विड में अगर डिसॉल्व करा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा पार्शियल प्रेशर के, है ना? तो उसके सरफेस पे लग रहा है। एंड ऑल्सो डायरेक्टली दिस पार्शियली प्रोपोर्शनल सॉरी दिस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये था ओवरऑल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं लिखवाने में डिक्टेट कर देता हूँ बेटा। इस तरह से बोला, सॉल्बिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एंड दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर गैस। ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल गैस। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का कितना क्वांटिटी है यानी कितना उसका मोल फ्रैक्शन है वो उसको डिसाइड करेगा सॉल्बिडिटी को। ठीक है, जितना मोल फ्रैक्शन होगा गैस का प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और लिक्विड के अंदर वो गैस उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। ओवरऑल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। ठीक है, ये है हेनरी लॉ फाइनली। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ना लिख करके आपको क्या बताया मैंने कि किस तरीके से कंफ्यूजन हुई, कैसे डॉल्टन्स लॉ का रूल आया, कैसे डॉल्टन्स लॉ ने पार्शियल प्रेशर के बारे में समझाया। ठीक है, फिर कैसे हेनरी लॉ ने अपने स्टेटमेंट को इंप्रूव किया। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कह दिया था? स्टार्टिंग में क्या कहा इन्होंने? डायरेक्टली कहा कि जितने भी गैसेस हैं डिसॉल्व होते हैं लिक्विड में, प्रेशर बढ़ाने पे डिसॉल्व होते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, और लिक्विड सरफेस पे उतना ज़्यादा गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व होगा, है ना? फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया? सॉल्बिडिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर तो टोटल प्रेशर हो गया ना, और बहुत सारे गैसेस है तो अलग-अलग प्रेशर होगा, और अलग-अलग प्रेशर है तो अलग-अलग सॉल्बिडिटी होगी। फाइनली स्टेटमेंट क्या चेंज किया कि हर एक गैस का अपना प्रेशर है, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। और वो पार्शियल प्रेशर कैसे लगता है, कितना मतलब कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, वो कौन डिसाइड करता है? उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब फाइनली ये ध्यान रखो आप, ठीक है, वो सब समझाने के लिए था। अब स्टेटमेंट अगर हेनरी लॉ को देखते हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर सॉल्बिडिटी। कंटिन्यू करते हैं हेनरी लॉ को। कंटिन्यू जब करेंगे हेनरी लॉ को तो अब कुछ इक्वेशंस आ जाएगा लाइक पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। ठीक है, यस। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे के एच कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। के एच क्या है यहाँ पे? के एच यहाँ पर क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है,
KH यहाँ हेनरी कांस्टेंट है और P गैस क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, इंडिविजुअल गैस, और X क्या है? X गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से अगर KH को मैं बाहर निकालता हूँ तो P गैस यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड यहाँ क्या आ जाएगा? उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है? अब यहाँ पे एक रिलेशन आ गया आपके पास। तुम ऐसे भी कह सकते हो, अगर KH को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो X गैस की मतलब यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिख लो। उसके बाद ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है? पहले ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं पहले। और ग्राफ से पहले एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं आगे करके। देखो ये रहा लिक्विड सरफेस, यहाँ पर N2 H2 O2, कौन कितना डिसॉल्व होगा तो डिसाइड क्या करेगा? इसका प्रेशर Pn2 PH2 और PO2 और इसकी क्वांटिटी। तो अगर मान लो हम ये देख रहे हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अगर है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XN2 का। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? Pn2 इज इक्वल टू KHN2, ठीक है? सॉरी XN2। अगर मान लो कि आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो किसका? N2 का। पार्शियल प्रेशर किसका निकाल रहे हो? N2 का। तो आपको इन सभी का भी क्वांटिटी पता होना चाहिए। रीजन, पार्शियल प्रेशर N2 निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। और मोल फ्रैक्शन N2 मतलब जिसका मोल निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल मोल आ जाएगा। टोटल मोल क्या यानी कि मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ H2 और मोल्स ऑफ O2। इसको सॉल्व करोगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा N2 का। फिर ऐसे ही अगर पार्शियल प्रेशर H2 निकालना है तो KH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और बाकी टोटल मोल्स। तो इनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे किसका ज्यादा सोल्यूबल है, कौन कम सोल्यूबल है ना? एग्जांपल ले लेते हैं। पहले देख लूं मैं एक बार स्लाइड है कि नहीं। हिंदी लोगों मैंने पहले एक्सप्लेन कर, ठीक है? इधर बचेंगे। देखो इधर से हमारे पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंदी लो तो समझ आ गया ना तुमको? ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। गैसेस इन लिक्विड कौन कौन से गैसेस? N2 है, H2 है और O2 है। इनका अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। सपोज दैट बेटा कि जो N2 है वो 7 ग्राम है, H2 है जो 1 ग्राम है, ठीक है? 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम ले लेते हैं। 2 ग्राम है और O2 जो है वो 8 ग्राम है, ठीक है? 8 ग्राम, 1 मिनट, 16 ले लेते हैं, 16 ग्राम। अब देखो ये N2 का अमाउंट, ये H2 का अमाउंट और ये O2 का अमाउंट। पूछा क्या हमसे? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, किसमें? लिक्विड में। इन सबको लिक्विड में मिलाया जा रहा है तो कौन कितना डिसॉल्व होगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जिसके जितना मोल फ्रैक्शन होंगे वो उतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उतना लिक्विड में सॉल्युबल होगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल रहे हैं हम लोग, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, कोई भी कंपाउंड का निकाल रहे हो उसका गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 निकाल रहे हैं, N2 गिवन मास कितना है? 7। मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना होगा? एक N का कितना होता है? 14, 14। दो N का कितना होगा? 28। कितना आ जाएगा ये? 1/4 यानी कि 0.25। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालो, कितना है? गिवन मास मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालो, गिवन मास 16, मॉलिक्यूलर मास 32, कितना आ रहा है? 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया? 0.5। भाई ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है? ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखो
यहाँ देख के ऐसा लग रहा था ना कि O2 की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये सॉल्युबल ज़्यादा होगा। तो कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे क्या ना फटाफट आंसर कर देते बिना सॉल्व किए। सॉल्व करके देखो यार वो गिवन मास है, बात किसकी हो रही है? मोल फ्रैक्शन की। जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना गैस होगी, उतनी सॉल्बिलिटी होगी, है ना? तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालने के लिए N2 का मोल्स ऊपर रखेंगे। N2 का मोल्स कितना है? 0.25 और टोटल मोल्स नीचे रखेंगे कितना है? 0.25 N2 का प्लस में 1 है हाइड्रोजन का प्लस में 0.5 है ऑक्सीजन का। कितना आया ये? 0.25 अपॉन में ये आ जाएगा 1.5 एंड 1.75 1.75 ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसका मोल ऊपर 0.5 ऊपर एंड 1.75 नीचे, क्योंकि टोटल तो निकाल ही चुके हो। 0.5 ऊपर जिसका मोल निकालना उसका ऊपर और 1.75 1.75 नीचे। ऐसे ही H2 का 1 ऊपर और 1.75 नीचे। अब ये बताओ किसकी वैल्यू इसमें बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है? चलो फटाफट बताओ, सॉल्व करके बताओ किसकी वैल्यू बड़ी है इनमें से? किसकी वैल्यू बड़ी है? जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना प्रेशर लगाएगा उतनी सॉल्बिलिटी होगी। बताइए। सॉल्व करो, मैं भी कर लेता हूँ। कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, जल्दी हो जाए। 0.25 डिवाइडेड बाय 1.75, इसका आंसर कितना आया? 0.142 ठीक है, 0.142। नेक्स्ट 0.5 डिवाइडेड बाय 1.75, इसका आ रहा है 0.28 0.28 0.142 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1.75 कितना आ रहा है? 0.57 0.57 आ गया समझ? प्रेशर उसका किसका ज़्यादा लगेगा? जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा और वही ज़्यादा क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है? यानी कि XH2 H2 गैस जो है ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है? मोर सॉल्युबल, उससे कम, उससे कम, उससे कम N2 और सबसे कम O2 क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम थी। ऐसे करके पता लगाते हो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है? समझ आया? क्लियर हो रहा है? ये हेनरी लॉ वो मैंने पेज एक्स्ट्रा ले लिए थे, ठीक है? और अच्छी बात है पिछले ही उधर में ही सॉल्व कर दिया। मैंने पेज एक्स्ट्रा इसलिए लेके चला था बच्चों, पेज बचता नहीं है और पेज बचता नहीं है तो फिर मेरे को दिक्कत होती है कुछ बताने में। और हम पढ़ चुके हैं हेनरी लॉ, प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। बार-बार रिवाइज़ करो। प्रेशर ऑफ गैस हटाओगे KH, एक्स गैस लगाओगे। चलो पेज बच गया, यहाँ पे ग्राफ कर लेते हैं। ग्राफ, ठीक है? ग्राफ करने के लिए क्या करते हो? पाई एक तरफ, M एक तरफ, C एंड प्लस mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? तो y हमारा स्लोप होने वाला है, सॉरी y हमारा y एक्सिस है और y एक्सिस की तरफ क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ गैस। और प्रेशर ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। और ये हमारा क्या है? स्लोप है। तो मोल फ्रैक्शन क्या बन रहा है हमारा? x बन रहा है। तो यहाँ आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और स्लोप क्या है? पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली है तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेट, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो ये आ गया स्लोप। स्लोप को और क्या कहते हो? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा यहाँ पे? केएच को बाहर निकालोगे, स्लोप क्या है हमारे पास? केएच है ना? केएच को बाहर निकालोगे तो प्रेशर ऑफ गैस और अपॉन में एक्स गैस, क्या आ जाएगा? तो ये है स्लोप, ठीक है? ये है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ जो हमने पढ़ा है कि प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्बिलिटी के एंड मोल फ्रैक्शन के। तो इसका रोल क्या है? हमने क्यों पढ़ा? क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? देखो, इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है? फिर क्वेश्चन भी देखेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बता दिया है आपको, ठीक है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB और
पीए प्लस पीबी प्लस में पीसी जितना भी हो एंड सो ऑन। अगर पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो पीए, तो टोटल प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, ये निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर बी निकाल रहे हो तो टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है और बी का कितना क्वांटिटी है, उससे पार्शियल प्रेशर बी निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर सी निकाल रहे हो तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो इस तरह से तुम इंडिविजुअल प्रेशर को फाइंड आउट करते हो, पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करते हो। ये बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? बहुत सारे गैस है यहाँ पे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें से एक के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसकी कितनी क्वांटिटी है वो डिसाइड करेगा। तो इसका प्रेशर कितना है टोटल में से इसकी क्वांटिटी डिसाइड करेगा, सिंपल है। ये हो गया पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, देखो पहला एप्लीकेशन आपने कोक इंडस्ट्री में, कोक इंडस्ट्री आपने देखा होगा, इवन पहले भी बात बताई थी आपको। ठीक है, कोक इंडस्ट्री में जो कोक बनाया जाता है बच्चों, कोक जो बनाया जाता है यहाँ पर जो शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और इस शुगर सॉल्यूशन में हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, CO2 को ऐड किया जाता है। एट हाई प्रेशर CO2 विल बी एडेड। ठीक है, CO2 को उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आई बात समझ में? हाई प्रेशर पे CO2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर CO2 को ऐड करने का रीजन देखो, प्रेशर गैस बढ़ाना पड़ेगा क्या करने के लिए, CO2 को सॉल्यूबल बनाने के लिए। और प्रेशर बढ़ाने पर CO2 अगर सॉल्यूबल हो रहा है तो किसका लॉ है, हेनरी का लॉ है। तो हेनरी लॉ से का यूज करके कोक इंडस्ट्री जो है अपना जो है काम कर लिया है ना, अपना प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, अपना प्रोडक्ट बना लिया। तो हाई प्रेशर पे CO2 को ऐड करके, सॉरी हाई प्रेशर पे CO2 को ऐड किया जाता है कोक में ताकि टेस्टी लगे। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो चुका है। ठीक है।